Hello guys, welcome to another vlog. I am Dr. Mohammad Tayyab in China doing postdoctoral research after PhD. आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग मास्टर्स या PhD कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली। सो आपने वीडियो पूरी देखनी है और कोई पॉइंट बीच से मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने मिस किया तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये ट्रिक कैसे है कि आप कैसे एक ही रिसर्च आर्टिकल से PhD कर सकते। क्योंकि मैंने सिर्फ एक ही रिसर्च आर्टिकल से PhD की, ना सिर्फ उस आर्टिकल से मैं ग्रेजुएट हुआ था बल्कि एक मास्टर्स की स्टूडेंट भी ग्रेजुएट हुई थी। यानी एक आर्टिकल से दो बंदे ग्रेजुएट हुए, एक PhD मैं और एक मास्टर स्टूडेंट। सो चलें वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। मैं अक्सर कैरियर गाइडलाइन के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ इन चाइना और बिजनेस आइडियाज़ इन चाइना, इनके मुतालिक मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो चलें वीडियो शुरू करते हैं। एक ही रिसर्च आर्टिकल से PhD हो सकती है कि नहीं? हो सकती है, लेकिन ये एक बहुत ही टेक्निकल बात है कि एक ही आर्टिकल कैसे थीसिस में लगाना, कैसे रिक्वायरमेंट पूरी करनी। तो मैं आज इन डिटेल इस बारे में आपको, क्योंकि ये केस बेसिकली मेरा ही है, क्योंकि मैं हर पॉइंट को इलेबोरेट करूँगा। और उससे पहले कि मैं ये आपको वजाहत करूँ, शायद आपको समझ ना आए, तो मैं आपको अपनी ही कहानी सुनाता हूँ कि कैसे मैंने एक ही आर्टिकल से PhD की। मैंने 2018 में PhD स्टार्ट की थी सितंबर में। तो जैसे ही नए स्टूडेंट आते हैं तो प्रोफेसर उसको एक टाइटल देता है कि तुमने इस एरिया के अंदर काम करना है, ये तुम्हारा टाइटल है। तो मुझे भी दिया गया। तो मैंने अपने जो प्रोफेसर, क्योंकि PhD होता है उसके साथ अटैच कर देते हैं एक दो मास्टर स्टूडेंट, तो मेरे साथ एक चाइनीज़ मास्टर स्टूडेंट की स्टूडेंट जो कि मेरे उस आर्टिकल में एज अ सेकंड ऑथर भी थी, जो कि बाद में पब्लिश हुआ। तो पहले मैं आपको कहानी पूरी सुना दूँ। तो मुझे याद है कि मैंने जब नया आया तो मुझे प्रोफेसर ने वो टाइटल दिया, तो मैंने उससे पूछा कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं डिग्री करने की या PhD। तो उसने मुझे बताया कि ये एक आर्टिकल पब्लिश करना पड़ेगा। तो मुझे याद है मैंने उससे कहा कि इतना यानी आर्टिकल का भी नहीं पता होता था, क्योंकि उस वक्त मैं पुलिस में भी रहा, फिर टीचिंग भी करता रहा। तो ऑलमोस्ट वो रिसर्च से आदमी दूर चला जाता है, तो ना कभी पहले इतना आर्टिकल कभी पढ़ा था, ना डाउनलोड किया था, ना पता था इस बारे में। सो उसने मुझे बताया वो नैनो एनर्जी का आर्टिकल था, तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर तकरीबन उस वक्त 14 के लगभग था। 2018 की बात है। तो उसने मुझे बताया कि ये आर्टिकल पब्लिश करना पड़ता है। तो मैंने वो कंप्यूटर की स्क्रीन रोल करके ऊपर की, तो तकरीबन 9 पेज बनते थे। तो मैंने उससे पूछा कि जस्ट सिर्फ ये 9 पेज हैं? उसने कहा हाँ। मैंने कहा तो फिर डिग्री हो जाएगी? उसने कहा बिल्कुल हो जाएगी। तो मैंने कहा क्या, क्योंकि पता नहीं था PhD में होता क्या उस वक्त। तो मैंने कहा कोई बुक शुक तो नहीं राइट करनी पड़ती, कोई इन्वेंट करनी पड़ती? उसने कहा नहीं। तो मैं जो पाकिस्तान में धक्के खाए हुए थे पुलिस की जॉब लेते हुए या टीचिंग की जॉब लेते हुए, NTS पास करते करते, तो वहीं से ट्रेनिंग काफ़ी साफ हुई थी। तो मैंने दिल में सोचा कि इस पूरे 9 पेज में से अगर मैं दिस दैट और नॉर्मल जो लफ्ज़ हैं साइंस के वो निकाल के, जो टेक्निकल वर्ड हैं वो टोटल तकरीबन 10-15 बनते हैं जो मुझे नहीं पता थे। ऑलमोस्ट पता सारे ही थे, लेकिन उनकी डेप्थ नहीं पता थी। तो मैंने कहा, दिल में मैंने सोचा ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं लग रहा, क्योंकि 9 पेज ही हैं, इसमें कितनी कोई नई इन्वेंशन होगी। तो ये बातें मैं अपने दिल में उस वक्त सोच रहा था। बहरहाल हुआ यूँ कि फिर उस पर मैंने काम शुरू किया। 3 माह मैंने आर्टिकल पढ़े। तो 3 माह के बाद मुझे फील्ड समझ आ गई, क्योंकि मैंने फिर डिज़ाइन किया कि एक सॉफ्टवेयर था चीछा, उसके मैंने अपने इस चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनाई है कि हाउ टू डू रिसर्च। आप वो भी देख लें, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके पास 100 पेपर हो तो आप उसमें लिखो कि तैयब कहाँ लिखा गया है। तो वो आप जस्ट उसके सर्च बार में लिखते हो तो वो 100 आर्टिकल में से विद इन 1 सेकंड वो आपको बता देता है कि कहाँ पे लिखा हुआ है, वो अंदर से रीड करता है। सो वो मैंने सॉफ्टवेयर यूज़ किया। वो ऑर्गेनाइजेशन करता है, वो आपकी लाइब्रेरी से आपको पेपर ढूंढ के देता है कि जो तुम ढूंढ रहे हो वो ये है। उसका सर्च इंजन बहुत तगड़ा है। तो वो आप अगर रिसर्च कर रहे हैं तो वो सॉफ्टवेयर लाजमी इंस्टॉल करें या मेरे प्ले लिस्ट में लाजमी जाकर देखें। फिर भी अगर बात नहीं समझ आती तो आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे बतानी है, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं। और बहुत सारे लोग मुझे एक ही तरह के क्वेश्चन फेसबुक और इंस्टाग्राम पे करते हैं। उससे ये होता है कि मुझे इनफरादी हर आदमी को जवाब देना पड़ता है। बहुत पर्सनल हो तो ठीक है। बहरहाल कोशिश करेंगे यहीं पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ लें, क्योंकि इससे ये होता है कि दूसरा आदमी भी सिमिलर उसके क्वेश्चन होता है उसके जहन में, तो वो ईजीली जवाब मेरे लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि मैं यूट्यूब डेली देखता हूँ, डेली कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम ये हफ्ते में 1-2 दफ़ा टाइम मिलता तो होता है। सो मैं बात बता रहा था कि
तो मैं बात बता रहा था कि वो आर्टिकल मैंने 3 माह पढ़े और मुझे सारी फील्ड की समझ आ गई। फिर मैंने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट शुरू किए, तकरीबन 3-1 मंथ लगे मुझे, सारे एक्सपेरिमेंट भी मुझे समझ आ गए। अब था नया आइडिया लगाना, क्योंकि पेपर एक ही पेपर हमारी यूनिवर्सिटी की या चाइना में अक्सरियत यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट थी कि 12 इम्पैक्ट फैक्टर पेपर होना चाहिए। तो वो जो नैनो एनर्जी था उसका जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर था 14। सो अगर वो एक पेपर पब्लिश होता तो मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जानी थी। या फिर मुझे 4 इम्पैक्ट फैक्टर के 3-3 पेपर पब्लिश करने थे या 6 इम्पैक्ट फैक्टर के 2 पेपर पब्लिश करने थे। तो मुझसे एक दिन प्रोफेसर भी डिस्कस करने लगा, तो मैंने उसके कहा कि प्रोफेसर कहता क्या करोगे, क्या स्ट्रेटजी? मैंने कहा प्रोफेसर एक ही नैनो एनर्जी का पेपर पब्लिश करूँगा। थोड़ा सा उसने ऐसे आंखें खोल के मुझे देखा था हैरानगी से, तो कहता हाँ एक ही पेपर करोगे तो डिग्री कंप्लीट। मैंने कहा क्वालिटी वर्क थोड़ा और मयारी करेंगे। तो अक्सरियत यहाँ पर भी मैंने चाइना में स्टूडेंट्स को देखा है, उनके पास 5-5, 6-6 पेपर होते हैं, लेकिन अभी भी चौथा या 5वां साल PhD में जा रहा होता है। तो फोकस ये करें कि आप की रिक्वायरमेंट क्या है, उस पर ज़्यादा स्टडी करें। मैं क्योंकि पुलिस का भी टेस्ट थोड़ा पढ़ के मैंने क्लियर किया, NTS का टेस्ट थोड़ा सा पढ़ के, लेकिन मेरी रिसर्च ज़्यादा इस पे होती थी। ये टीचिंग कर करके एक्सपीरियंस हुआ था कि स्कीम ऑफ स्टडी जिस तरह 9th और 10th क्लास की होती है, आप थोड़ा सा पढ़ के ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। इसी तरह जो भी कोई जॉब आती है उसका भी एक स्कीम ऑफ स्टडी होती है, तो आप थोड़ा सा पढ़ के टेस्ट आराम से पास कर सकते हैं। इसी तरह PhD में भी स्कीम ऑफ स्टडी होती है कि आपने करना कितना है। गैर ज़रूरी आपने एक पेपर इधर किया, थोड़ी सी फील्ड डिफरेंस थी उधर कर दिया, फिर थीसिस की भी एक और अलग गेम होती है, तो मैं साथ साथ वो बताता हूँ। तो इन चीज़ों काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है। फिर ये हुआ कि वो 3 माह मैंने एक्सपेरिमेंट किए, फिर मैंने नया आइडिया लगाना था। पेपर बड़ा हाई इम्पैक्ट फैक्टर का तभी पब्लिश होता है जब आपका आइडिया नहीं हो, मटेरियल नया हो, तब आपका पब्लिश। नंबर 2, यहाँ पे एक प्रोफेसर था, उससे भी मैंने एक दिन बात की। मैंने कहा प्रोफेसर आपने क्या एक्सपीरियंस लिया कि किस बेस पे हाई इम्पैक्ट फैक्टर के पेपर पब्लिश होते हैं? मेरे पास इस टाइम नैनो एनर्जी के 2 पेपर हैं एज अ फर्स्ट ऑथर। तो उसने मुझे कहा कि मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हो तब। उसका मतलब क्या है कि ये मटेरियल सोलर में हमने इंटरप्रेट किया तो इसने इतनी परफॉर्मेंस दी, यही मटेरियल हमने बैटरी में लगाया तो इतनी इंटरप्रेट की आउटपुट आई, यही हमने कैपेसिटर में लगाया। तो वो जो एक जामिया पेपर बनेगा जिसमें आपने 3 डिफरेंट फील्ड को, एक मटेरियल को स्टडी किया, तो जर्नल हाई इम्पैक्ट फैक्टर का कहेगा जी कि सोचते हैं कि इसने बहुत सारी एरिया कवर किया तो चलें पब्लिश कर लेते हैं। एक ये फोकस रख, लेकिन फील्ड डिफरेंट हो, मल्टी डिसिप्लिनरी हो। और जो मेरा एक्सपीरियंस था वो था कि मटेरियल नया हो कि किसी ने किसी फील्ड में इस्तेमाल ही नहीं किया। तो मैंने यूज़ किया था प्रिंटर इंक। तो प्रिंटर इंक के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। मैं पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने वो रीड भी करना है और मुझसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं उसके बारे में। सो नया मटेरियल होने की वजह से ना तो जर्नल ने मुझे इतने क्वेश्चन किए, बहरहाल वो तो एंड पे बात आती है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ वो मैंने लगाया आइडिया कैसे। जब मैंने फील्ड सारी 3 माह पढ़ी तो मुझे समझ आ गई कि इसकी वर्किंग नैनो जनरेटर की किस बेस पे है। नैनो जनरेटर ये होता है कि आप किसी भी जगह से, बहुत छोटी जगह से भी आप एनर्जी हार्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इवन मैं हाथ अपने ताली बजाता हूँ तब भी, वॉक करता हूँ तब भी, इवन जो फ्रिक्शन मेरे बॉडी और कपड़ों के दरमियान है उसको भी मैं हार्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी है, अभी कमर्शलाइज या इंडस्ट्रियलाइज नहीं हुई। सो FSC की बुक में था कि आई थिंक 2nd ईयर के चैप्टर में कि प्रिंटर इंक जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है काफ़ी सारी, यानी कमर्शियली अवेलेबल है वो मटेरियल, लेकिन होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक है स्ट्रांगली। सो ये मेरे जहन में पड़ी रही थी बात। तो जो मैंने नैनो जनरेटर के पेपर पढ़े उसमें हर जगह यही बात थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो मैंने वो मास्टर्स की स्टूडेंट को कहा कि क्योंकि वो असिस्ट करती थी, स्टडी मेरा काम था, वो क्योंकि लैब वर्क मोस्टली उसके अंडर होते थे। सो हमने मिक्स किए, उसको मैंने आइडिया दिया कि ये इसको मिक्स करो, तो उसके नैनो फाइबर बनाओ। उसने नैनो फाइबर बनाए, हमने डिवाइस बनाई और उसकी आउटपुट एक खास आवर बेस्ड पे स्टडी थी तो हाई आई आउटपुट। तो यही तो अचीव करना था कि कोई नया मटेरियल चेक करना था और उसकी आउटपुट हाई आए। सो साइंस भी क्लियर थी। फिर नेक्स्ट 3 मंथ लगे उसको राइट करते हुए और पिक्चर डिज़ाइन करते हुए। सारे उसकी 6-7 फिगर होती हैं पेपर की, तो वो सारी डिज़ाइन। आजकल तो पेपर राइटिंग बहुत ईजी हो गया है ChatGPT की वजह से और Bing AI की वजह से काफ़ी ईजी हो गया है। या क्विल बोर्ड, इवन क्विल बोर्ड मुझे थीसिस में पता चला था, थीसिस करने के बाद मुझे पता चला था कि होता है, तो उससे ये फ़ायदा होता है। सो इस चैनल पे आपको रिसर्च से मुतालिक हर चीज़ मिल जाएगी। आपको किसी तरह का भी कोई मसला हो रिसर्च में, हाँ वो बैचलर मास्टर PhD तीनों में, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको थॉरोली गाइड करूँ। तो तकरीबन 1 साल बाद मैंने वो पेपर कंप्लीट कर लिया था PhD के, और वो मैंने प्रोफेसर को दे दिया था। क्वालिटी जो पेपर, क्योंकि मैंने ज़्यादा नैनो एनर्जी के ही पढ़े थे, PhD के दौरान आपके पास 100 पेपर होने चाहिए जो आपको ज़ुबानी
पुरानी याद हों कि हाँ वो वाली तस्वीर, उसमें ये मटेरियल ये हुआ। 100 पेपर को आपको 10,000 पेपर पढ़ने या 1000 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पढ़ें लेकिन मयारी। फिर ये हुआ कि वो प्रोफेसर ने पेपर ओपन किया, मेल तो मैंने उसको साल बाद कर दी थी, और उसने प्रोफेसर मसरूफ़ होते हैं, 1 साल बाद जाके उसने 6 माह बाद उसने ओपन किया। तकरीबन इस बात को 1.5 साल गुजर चुके थे, यानी 2018 से ऑनवर्ड 1.5 साल हो गया। वो भी ड्यू टू कोरोना वायरस प्रोफेसर फंसा हुआ था। मजीद मैं और प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा था, 2 ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट रेडी कर लिए हुए थे मैंने। तो उसको 1 मंथ हमने पॉलिश किया। प्रोफेसर ने कहा कि ये चेंज करो, फिर हमने उसमें वो चेंजिंग की, थोड़े से एक्सपेरिमेंट भी किए, फिर हमने सबमिट किया। आफ्टर 1 मंथ उसकी रिवीजन आई, और रिवीजन में फिर उसको 1 मंथ लग गया। फिर हमने उसको दोबारा सबमिट किया, फिर एक रिव्यूअर के कमेंट आ गए। तो टोटल इन जर्नल दूसरी हमने रिवीजन सबमिट की, तो उसमें वो एक्सेप्ट हो गया, यानी पब्लिश हो गया। 1.5 साल के बाद वो पेपर पब्लिश हो गया। इसका मतलब ये था कि मुझे 12 इम्पैक्ट फैक्टर चाहिए थे एज अ फर्स्ट ऑथर। तो वो पेपर उस वक्त जब पब्लिश होते होते वो तकरीबन 16 या 17 इम्पैक्ट फैक्टर तक पहुंच गया, यानी 1.5 साल। 18 में जब शुरू किया उस वक्त वो 14 का था, वो साल 1.5-2 बाद बढ़ गए उसके 2-4 पॉइंट, तो वो 16 इम्पैक्ट फैक्टर पे पहुंच गया। तो अब ये क्लेरिफाई था कि मेरी PhD हो जाएगी। PhD के लिए 2 रिक्वायरमेंट होती हैं, एक इंटरनेशनली पेपर की और एक यूनिवर्सिटी की, ठीक है। ये मैंने कंडीशन 1.5 साल में पूरी कर ली थी। अब मुझे कंफर्म था कि नेक्स्ट ईयर मैं सितंबर से पहले ग्रेजुएट हो जाऊँ। तो अब बड़ा मसला आता था थीसिस का, कि एक पेपर से कैसे करनी है PhD। बहुत सारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इस कोशिश पे लगे रहते हैं कि 2-2, 3-3 किस्म के 4 पेपर 5 पेपर करेंगे। चाइना में क्वालिटी ऑफ पेपर मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं मैटर करती। यहाँ पे अगर आप 2-2, 4-4 इम्पैक्ट फैक्टर के पेपर 10 लिखते हैं एज अ ऑथर, को ऑथर बेशुमार पेपर होते हैं, लेकिन पोस्टडॉक मुश्किल हो जाती है। प्रोफेसर उसको रखता है जिसका इम्पैक्ट फैक्टर हाई हो, डिमांड उस स्टूडेंट की ज़्यादा होती है। इवन जो अगला ग्रुप मैं शेंजन यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, वो मेरी ख्वाहिश थी कि किसी बड़े ग्रुप में जाऊँ जहाँ पे काम ज़्यादा हो करने के लिए। तो यहाँ पे नानजिंग टेक में था, मैंने पोस्टडॉक किया, यहाँ पे एक ही स्टूडेंट था, तो वो इतना स्पीड नहीं होती काम की। तो वहाँ पे एक पाकिस्तानी था, उसने बताया कि 70-75 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ये काफ़ी बड़ा है। तो मैंने कहा फिर तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च हो रही है वहाँ पे। तो मैं यानी प्रोफेसर को मैंने कहा कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, तो उसने मुझे कहा कि आप इस स्टूडेंट का रब्ता करो, उसका वो PhD का स्टूडेंट। तो क्योंकि वो प्रोफाइल देख लेते हैं, स्टूडेंट्स भी तेज़ होते हैं, तो मुझे कहता है कि तुम्हारा हमारे ग्रुप में हाईएस्ट इम्पैक्ट फैक्टर होगा, यानी आजकल नैनो एनर्जी का 19 इम्पैक्ट फैक्टर जा रहा है। तो उन प्रोफेसर के भी पेपर हैं, लेकिन 19 या नैनो एनर्जी या उस फील्ड में उनको उस तक नहीं पहुंच पाए या नहीं बड़े पेपर निकाल सके। तो मैंने कहा एज अ सॉफ्ट बिहेवियर मैंने उनको कहा नहीं ये ऐसा नहीं है, मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ फला। बहरहाल वो कॉन्फिडेंस मुझे था आगे पेपर्स का। तो बात मैं आपको टेक्निकली ये बता रहा था कि उसके बाद बात आती है थीसिस की। 1.5 साल के बाद आगे मुझे तकरीबन 1.5 साल और रहता है, लेकिन सितंबर तक आपका वीज़ा होता है और आपने अप्रैल में थीसिस जमा कराना होता है। सितंबर और अप्रैल के दरमियान 3-4 माह 5 माह का फ़र्क होता है। तो अप्रैल में आप जमा कराएंगे और मई जून में आपका डिफेंस हो जाता है, और फिर 2-3 माह प्रोसेस लगते हैं डिग्री के। तो प्रोफेसर को मैंने कहा कि मुझे थीसिस का टाइटल दिया जाए। प्रोफेसर भी मसरूफ़ होता है, उसको भी सोचना पड़ता है, ये प्रोफेसर की स्किल होती है। बहरहाल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके मुताबिक प्रोफेसर की नहीं, बेसिकली आपकी स्किल होती है। उसने मुझे टाइटल दिया, लड़ाई शड़ाई करने के बाद 1-2 दफ़ा गुस्सा हो गया और मुझे कहता ये मुझे जनवरी में है, क्योंकि प्रोफेसर को बैठ कर सोचना पड़ता है। PhD का जो टाइटल होता है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, मतलब वो दे और बच्चा उस पर काम भी करे, और जब रिव्यूअर आए तो वो रिजेक्ट हो जाए तो ये प्रोफेसर की डिसरिस्पेक्ट होती है कि अहलियत कम होने की वजह से। तो इसलिए प्रोफेसर डरते रहते हैं। तो आपने खुद टाइटल समहाउ सजेस्ट करना है प्रोफेसर को, उससे बार बार डिस्कस करें। सो प्रोफेसर ने जनवरी में मुझे टाइटल दिया कि तुम इस एरिया पे काम करोगे। अब जब मैं पेपर पब्लिश किया था उससे पहले भी और उसके बाद भी मैं काम कर रहा था, तो मेरे पास 2-3 आर्टिकल रेडी थे, यानी उसकी फिगर्स वगैरह कंप्लीट थी, जस्ट राइटिंग रहती थी, तो वो इतना बड़ा कोई मसला नहीं था। तो प्रोफेसर ने मुझे कहा कि तुम ये नया मटेरियल ट्राई करोगे। प्रोफेसर भी इस गेम पे होते हैं कि इसने ये तो मटेरियल तैयार करके बैठा हुआ है, इसको इस तरफ काम लगाओ क्योंकि ये एक और पेपर बनेगा। सो उसने मुझे फोर्स किया कि तुम ये करो। हालांकि मैंने प्रोफेसर को कहा कि प्रोफेसर ये पेपर पब्लिश है, इसके साथ ये 2 आर्टिकल जिन पे मैं काम कर चुका हूँ ये अटैच होते हैं, तब थीसिस बनता है, ये स्टोरी तब मैच होती है। स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिसर्च आर्टिकल में। एक आर्टिकल 10 डिफरेंट स्टोरीज से पब्लिश हो सकता है,
ये जब आप पहला आर्टिकल पब्लिश कर लेंगे तो आपको स्किल आ जाती है कि एक बात को 10 डिफरेंट अंदाज में कैसे साइंटिफिकली बयान करना है। तो प्रोफेसर ने कहा कि ये नहीं है, ये ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने कहा कि प्रोफेसर मैंने प्रोफेसर को कहा कि आप ये जो कह रहे हैं ये साइंस नहीं बनती, ये गलत है। तो उसने कहा कैसे? मैंने कहा, कहता है एक्सप्लेन टू मी, कम टू लैब। तो मैं गया, उसको मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की, प्रेजेंटेशन दी। मैंने कहा प्रोफेसर आप इससे सवाल करो, मैं आपको जवाब देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि काम मैंने किया हुआ था। सीक्वेंस जो आपके जहन में होता है एज अ PhD करते, वही असल साइंस होती है। तो मैंने उसको उसने मुझसे 1 या 2 सवाल किए छोटे से, तो वो कोई साइंटिफिकली नहीं थे, वैसे जनरल थे। तो मैंने कहा प्रोफेसर ये साइंस बनती है। बहरहाल वो प्रोफेसर होता है, वो मानता तो आपकी है नहीं। बहरहाल उसने मुझे काम करवाना मकसूद था, तो जनवरी में मुझे दिया उसने, और अप्रैल में मैंने जमा करवाना था, मिड ऑफ जनवरी में। तो तकरीबन मुझे, और मैं आपको लेंथ और विड्थ भी बता दूं थीसिस की। PhD का थीसिस 100 पेज का होता है, सिर्फ स्टैंडर्ड, ठीक है। और मैंने सिर्फ 100 पेज का, बल्कि 90-95 पेज का लिखा है। ये नहीं होता कि यहाँ पर बहुत सारी मिथ है कि जी पेपर, हाँ मुझे प्रोफेसर कहता है, तो मैंने कहा प्रोफेसर मुझे जल्दी थीसिस का दो। तो कहता है बड़ा मसला है। मैंने कहा प्रोफेसर मैं पहले एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो इसलिए टाइम लगेगा। बहरहाल मुझे तकरीबन हर रोज़ 2 से 2.5 पेज लिखने, पैराफ्रेज करने, करेक्शन करनी, और ये स्टोरी मैच करनी थी। सो प्रोफेसर कहने लगा मैंने 300 पेज का थीसिस लिखा था, उसने बोस्टन यूनिवर्सिटी USA से PhD की थी, और तुम कहते हो ये 100 पेज का तुम्हारे लिए लिखना मुश्किल है, ये है वो है। तो यहाँ पे फिर वही बात आती है स्कीम ऑफ स्टडी की, थोड़ा करो, मेयारी करो, थोड़ी सी रिसर्च। तो मेरा थीसिस भी छोटा सा था, एक ही पेपर था। आगे उसका अगला जो चैप्टर था वो था जो मैंने प्रोफेसर ने कहा कि आयरन ऑक्साइड पे काम करना है, वो भी उसके साथ अटैच की, स्टोरी उसकी अटैच हुई, और वो थीसिस कंप्लीट हो गया। सो एक पेपर पे PhD करना क्वाइट ईजी है, और बनिस्बत आप 3, 4, 6 पेपर, पाकिस्तानी मेंटालिटी ये होती है कि आपके पास बहुत सारे पेपर होंगे तो अब आपकी वाह होगी या आपकी डिग्री होगी। ये बात गलत है। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, वहाँ पे भी लिखा होता है कि आपके पास 6-7 पेपर होने चाहिए। मेरा प्रोफेसर इस टाइम 46-47 ईयर का जो तुर्की से है, USA से, जिसने PhD की, उसके पास टोटल 32 पेपर हैं। यहाँ पे ये नहीं लोग समझते कि नंबर ऑफ पेपर मैटर करते हैं, यहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है। और गवर्नमेंट बहुत पैसा देती है इनाम के तौर पे अगर आप हाई क्वालिटी इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पब्लिश करते हैं। मुझे याद है कि मैंने ये नैनो एनर्जी का पेपर पब्लिश किया था, तो उन्होंने मुझे पाकिस्तानी उस वक्त 10,000 RMB दिए थे। उस वक्त तकरीबन 2.5 लाख बनते थे। आज के दौर में आप कह लो तो तकरीबन 4,20,000 रुपये बनते थे। ये सिर्फ बताने का मकसद है कि अगर आप हाई इम्पैक्ट फैक्टर पेपर पब्लिश करोगे, आपको इंटरनेशनल ऑफिस ने मुझे दिया था पैसे। सो अगर मैं इस अपने एक्सपीरियंस की का कंक्लूजन निकालूं तो वो ये है कि एक आर्टिकल से PhD हो सकती है। आपको पहली बात कि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट पूरी करो, फिर थीसिस, वो भी आपने स्मार्टली करना है। थीसिस जो होता है वो प्रोफेसर आपको बहुत रोड़े अटकाएगा, लेकिन यह है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपनी बात पे, अपनी साइंस पे, तो प्रोफेसर मान जाता है आपकी बात। पहले उसके लिए मुश्किल होती है, लेकिन बाद में वो आपकी बात मान जाता है। सो इस तरह मैंने सिर्फ एक आर्टिकल से PhD की, आप भी कर सकते हैं। मुझे सारे एक्सपीरियंस के बाद PhD कोई इतनी मुश्किल नहीं लगी थी। वही बात जो मैंने शुरू में सोची या कही है, आपको बताई है कि जब मैंने वो आर्टिकल देखा, मैंने कहा 9 पेज हैं। शायद पहले ही पाकिस्तान में ज़िंदगी इतनी मुश्किल देखी हुई थी कि वो चीज़ें मुझे इतनी मुश्किल नहीं लगी। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे सारा इल्म आपके सामने पड़ा होता है, यानी किताबें खोल के पढ़ के इधर आपने लिखना होता है, यानी इंटरनेट से आप सारा कुछ रीड करते हो, देखते हो, और इधर लिखते हो, आप आर्टिकल या एक्सपेरिमेंट करते हो। तो इससे आसान बात हो ही नहीं सकती। तो रिसर्च मुझे इस लिहाज से अच्छी लगती है कि इसमें टाइम लिमिट नहीं होती, खुला आपके पास होता है मैदान। आप इधर से नॉलेज इकट्ठा करो, उधर से लो, इधर से लो, जिधर मर्जी से, खुद बैठ के सोचो किसी अच्छी जगह, तब भी ये तो फ्रीडम है इसमें। ना तो आपको कोई रट्टा लगाना है, ना कोई ये, आपके कंप्यूटर ने सारी बातें याद रखनी है। आप सारी प्रेजेंटेशन बनाओ, डाटा रखो, उसको सोचते रहो, तो आप इन जनरल पब्लिश कर लोगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और उसमें मैंने डिटेल में बातें बता दी हैं। अगर स्टिल आपका कोई क्वेश्चन है, आपका PhD या मास्टर डिग्री आपकी किसी लेवल में फंसी हुई है, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। कोशिश करें यहीं पे करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे काम लेट हो जाता है और इनफरादी जवाब देना पड़ता है, जो कि काफ़ी मुश्किल चीज़ है मेरे लिए, टाइम कम होता है। तो आप यहीं पे कर लें। बहुत ही कोई पर्सनल है तो फिर आप कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें यहीं पर, इससे दूसरों को भी गाइडलाइन मिल जाती है यहाँ पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह की और मोटिवेशनल और कैरियर गाइडलाइन से मुतालिक वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट टाइम टेक केयर, बाय बाय।